हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 8 बीटीबीसी बुक का यह छठा अध्याय है एशिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से लगभग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एशिया के। अगर बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला लिखा गया है कि यहाँ पर पहला पॉइंट कि यह आकाशवाणी है। अब आप नारायण मित्तल से समाचार सुनिए। विश्व के नक्शे पर दक्षिणी सूडान नामक एक संप्रभु देश का उदय हुआ। यह अफ्रीका महादेश का 54वां देश है। कितना? तो 54वां दक्षिणी सूडान। रेडियो पर जैसे ही यह समाचार राजू ने सुना, वह अपनी दीदी से पूछ बैठा, दीदी यह महादेश क्या होता है? भारत किस महादेश में? तो जानते हैं ना, भारत एशिया महादेश में है। दीदी मुस्कुराई और बोली, विशालतम, ये भी याद रखेंगे महादेश किसे कहते हैं। तो विशालतम भूभाग जहाँ विभिन्न प्रकार के भौगोलिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, महादेश कहलाता है। सामान्यतः इस जो है कई देश इसके अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः कई देश जो है इसके अंतर्गत आते हैं। एशिया में आपको जैसे चीन, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब जो है रूस, ये सब आते हैं एशिया में। राजू, आज मैं तुम्हें एशिया के बारे में बताती हूँ। देखिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस महादेश में विश्व की सर्वाधिक आबादी रहती है, ये भी आप जानते हैं। पृथ्वी के स्थल भूभाग का जो है लगभग 30%, कितना? 30% हिस्सा, और एशिया महादेश का विस्तार विश्व की आबादी का 60% जनसंख्या निवास करता है। कितना? 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास जो है टोटल विश्व का करता है एशिया महादेश में। आगे लिखा गया है कि उंगलियों पर कुछ जोड़ घटाव करके राजू बोला, लगभग 400 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। यही यही मतलब है ना? हाँ दीदी। दीदी बोली, तुम तो खूब तुम्हें तो खूब ज्ञान है राजू। अब जरा इस मानचित्र को देखकर एशिया महादेश की चौहद्दी बताओ। आप ध्यान से सुनिएगा कि राजू ने टंगे मानचित्र पर जो है मानचित्र के पास जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, दीदी एशिया के पूरब, मतलब पूरब जो है प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश, और दक्षिण में हिंद महासागर, और उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर। याद रखिएगा, पूरब में प्रशांत, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका, और हिंद कहाँ? तो दक्षिण में हिंद महासागर, और उत्तर में आर्कटिक महासागर। ये याद रखना है। 3 तरफ से महासागर है एशिया में, तो एक तरफ से अफ्रीका और क्या है? यूरोप है। अफ्रीका और यूरोप, 3 तरफ से कौन-कौन महासागर? एक प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक। प्रशांत कहाँ? पूरब में, आर्कटिक कहाँ? तो उत्तर में, और हिंद कहाँ? तो दक्षिण में, और पश्चिम में कौन? तो यूरोप और अफ्रीका। आगे चलिएगा। राजू उत्साहपूर्वक, देखिए यहाँ पर शाबाश बताओ, और जो है कुछ बताने के लिए कहता है, दीदी ने कहा। राजू उत्साहपूर्वक बताने लगा, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका महादेश से अलग करता है। एशिया को कौन अलग करता है? एशिया को अफ्रीका महादेश से अलग कौन करता है? लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका, ये अफ्रीका है तो ये एशिया है। तो यहाँ पर जो है लाल सागर और स्वेज नहर है जो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कौन सा जो है सागर, लाल सागर और स्वेज नहर के बारे में पूछा गया है कि कौन सा नहर जो है एशिया और अफ्रीका को अलग करता है? तो स्वेज नहर और लाल सागर दोनों याद रखेंगे। आगे चलेंगे। यूरोप से यह जो है प्रधानतः यूराल पर्वत माला द्वारा अलग होता है। यूरोप से किससे अलग होता है? तो यूराल पर्वतमाला द्वारा अलग होता है एशिया। एशिया को यूरोप से अलग करने वाले में आपको याद रखना है, यहाँ पर एशिया को यूरोप से कौन-कौन से अलग करते हैं? ऐसे याद करिए कि डार्डानेलिस जल संधि, और वास्पोरस जल संधि, मारमारा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल नदी की भी भूमिका है। ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। बड़ी दीदी ने राजू की पीठ थपथपाई और कहा, राजू, ग्लोब पर एशिया महादेश की स्थिति देखने पर पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। कैसे ग्लोब में दिखता है? तो पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। यह 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से, और
पूर्वी देशांतर से पूर्व दिशा की और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हुए 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर 170 इधर 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। दीदी ने अपनी उंगलियों को ग्लोब पर घुमाते हुए कहा। राजू ध्यान से ग्लोब पर एशिया के फैलाव को देखता रहा। दीदी ने आगे कहा, राजू एशिया महादेश का आकार विशालकाय है, इसीलिए यह भौतिक और जलवायु संबंधी विविधता यहाँ पर पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ सांस्कृतिक विविधता को प्राचीन काल से ही पनपने और विकसित होने का मौका मिला है। मानचित्र की ओर गौर से देखते हुए राजू बोला, दीदी एशिया की तट काफी कटा छटा है। क्या है? एशिया का तट काफी कटा छटा है। यहाँ महासागरीय जल विभिन्न स्थल भाग में बहुत अंदर तक, मतलब महासागरीय जो है जल के विभिन्न स्थल भाग में बहुत अंदर घुस गए हैं। यहाँ दीदी बोली, इसीलिए तो यहाँ कई प्रायद्वीपों का निर्माण होता है। कहाँ? यहाँ पर जो है कई प्रायद्वीपीय का निर्माण होता है। एक एक करके याद रखेंगे। एक है अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप, हिंद चीन प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप। ये इतने सारे आपको जो है पानी अंदर में घुस गया स्थल के अंदर में, तो ये प्रायद्वीप का निर्माण करता है। मतलब यहाँ महासागरीय जल विभिन्न स्थल भाग में बहुत अंदर तक जो है घुस गए हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर कई प्रायद्वीपों का निर्माण होता है, जैसे कि अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप, हिंद चीन प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप इत्यादि। अब देखेंगे एक इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, ताइवान, श्रीलंका आदि बड़े-बड़े द्वीप भी जो मुख्यतः दक्षिण और पूर्व में स्थित हैं। ये द्वीप जो होते हैं क्या होते हैं? पानी से घिरे होते हैं। तो चारों तरफ से पानी ही पानी, समुद्र से जो है घिरा हुआ होता है, द्वीप होता है। तो ये देख रहे हैं कि क्या कौन-कौन सा द्वीप है, तो इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, जापान है, ताइवान है, श्रीलंका है। देख सकते हैं आपका एशिया राजनीतिक चित्र है। तो मानचित्र में सोवियत एशिया, ये भारत है, चीन है, ईरान है, सऊदी अरब है, ये आपका यूरोप इधर है, इधर अफ्रीका है। इधर प्रशांत महासागर में देख सकते हैं कि जापान है, और यहाँ पर आपको फिलीपींस और दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सारे जो हैं चित्र आपको एशिया महादेश में मिलते हैं। आगे चलेंगे कि दीदी अब थोड़ा एशिया महादेश के भूखंड के बारे में बताइए ना। राजू ने आग्रह किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अत्यंत विशाल भूखंड होने के कारण यहाँ प्राकृतिक बनावट में बहुत विविधता पाई जाती है। यहाँ पहाड़, पठार, मैदान सभी मिलते हैं। यदि उपग्रह से प्राप्त दि यदि उपग्रह से प्राप्त चित्रों को हम देखें तो एशिया के मध्यवर्ती हिस्से में मोरदार पर्वत की विशाल श्रृंखला मिलती है। यह श्रृंखलाएं पामीर के पठार से विभिन्न दिशाओं में फैली हुई है, विभिन्न दिशाओं में पामीर के पठार से फैला हुआ है। इसके पश्चिम भाग में पश्चिम एशिया के पहाड़ों की श्रृंखला है। क्या है पश्चिम भाग में? तो दक्षिण पश्चिमी एशिया के पहाड़ों की श्रृंखला है। यहाँ अर्मानिया की गांठ भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिमी पहाड़ों में। और यहाँ पर अर्मानिया की गांठ भी महत्वपूर्ण स्थिति स्थान रखती है। पामीर की गांठ से दक्षिण पूर्व हिस्से में हिमालय पहाड़ की श्रृंखला फैली हुई है। किसके? तो पामीर की गांठ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और आगे है कि यह संसार की सबसे ऊंची एवं नवीन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर है? तो पामीर की गांठ में आपको मिलते हैं। ये श्रेणी में है। पामीर जो गांठ देख रहे हैं ये हिमालय के श्रेणी को भी आप देख सकते हैं। हिमालय की श्रेणी जो हिमालय है, और बहुत कुछ हैं जो पामीर के गांठ को बनाते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी बताया गया कि नक्शे में पामीर की गांठ से जुड़े सभी पर्वत श्रृंखलाओं एवं पठारों की रूपरेखा खींचने के लिए कहता है। तो इसी में आपको कोनरूल आएगा, या हिमालय आएगा, काराकोरम आएगा। ये सारे के सारे जो हैं इसी श्रृंखलाओं में आते हैं। पामीर के ही श्रृंखलाओं को जो है पामीर मतलब गांठ, मतलब बहुत सारे जो है पर्वत श्रृंखला बनते हैं, पठार होते हैं, उसी से जो है इसी को कहते हैं पामीर का गांठ। एक नहीं बहुत सारे होते हैं। तो उसी में आपको पामीर के गांठ में ही कौन मिलता है? तो मिलता है हिमालय। हिमालय जो कि इसमें आपको सबसे संसार का सबसे ऊंचा एवं नवीन पर्वत श्रृंखला है। कौन है? तो हिमालय है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ये तो आप जानते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी है। क्या है? माउंट एवरेस्ट चोटी है।
ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। जो विश्व की सबसे ऊंचा शिखर है, क्या है? विश्व की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी ऊंचाई भी याद रखेंगे। ऊंचाई भी आपसे बार बार पूछा जाता है। ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसकी ऊंचाई, तो एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणी के बीच तिब्बत का पठार है। हिमालय यहाँ पर याद रखना है, एक हिमालय है और एक कुनलुन पर्वत श्रेणी है। आपको हमने बताया था कि ऊपर में जो कुनलुन है और हिमालय है, ये सारे जो हैं किसके गांठ हैं? तो पामीर के हैं। तो इसमें आपको क्या मिलते हैं? तो इसी के बीच में, पर्वत श्रेणी के बीच में तिब्बत का पठार मिलता है। इसी के बीच में हिमालय और कुनलुन के जो है पर्वत श्रेणी के बीच में तिब्बत का पठार मिलता है। कुनलुन पर्वत श्रेणी और हिमालय। इसे संसार का छत कहा जाता है। इसे संसार का क्या कहते हैं? छत। किसको कहते हैं? तिब्बत के पठार को संसार का छत कहा जाता है। और सबसे ऊंचा जो है पर्वत है वो कौन है? पामीर का। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर याद रखना, पामीर के पठार भी हैं। पामीर के पठार और पर्वत भी हैं। ये क्या आपको याद रखना है? ये मोरदार पर्वत है। ये मोरदार पर्वत कौन है? पामीर का। और यहाँ पर पठार आपसे कह रहा है, तो पठार जो है ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार जो है संसार का छत के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछेगा तो कौन बोलिएगा? तिब्बत का पठार। और इसके संसार का छत भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। देखेंगे आगे कि एशिया महादेश के दक्षिण में अरब के पठार एवं दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार। कहाँ? एशिया के दक्षिण में कौन सा है? तो अरब का पठार। और आपको भारत में दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार अत्यंत क्या है? प्राचीन है, पुराने हैं, प्राचीन हैं। और आगे है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही इसका निर्माण हुआ है। राजू ने चुपचाप ध्यानपूर्वक सुना। दीदी ने आगे कहा, राजू, एशिया के दक्षिणी भाग में उपजाऊ नदियों के मैदान पाए जाते हैं। इसमें उत्तरी भारत का विशाल मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं। सचमुच, राजू बोल पड़ा, कितना अच्छा है हमारा विशाल मैदान। राजू खुश हो गया। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर भारत का यह विशाल मैदान, जहाँ हम लोग रहते हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। उत्तर भारत किन किन मिट्टी में से बना है? तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र के नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से। यह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। जो है हांगो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेप से उत्तरी चीन में जो है उपजाऊ मैदान विकसित हैं। यहाँ पर दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दो नदी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, बीच का जो है जगह छूट गया, इसको दोआब कहा जाता है। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर दोआब के आप पहचान सकते हैं कि गंगा और सोन के बीच क्या है? दोआब है, बनता है। तो चलिए आगे चलेंगे। पटना में यहाँ पर लिखा गया है, पश्चिम में इराक का मैदान दजला और फुरात नदियों को दोआब में पाया जाता है। क्या है? पश्चिम में इराक का मैदान किसका? तो दजला और फुरात नदी, दो नदी है, दजला और फुरात नदी के दोआब में पाया जाता है। कौन सा मैदान? तो इराक का मैदान। एशिया महादेश के उत्तरी भाग में नीची भूमि या मैदानी भाग पाए जाते हैं। यहाँ भूमि की ढाल इतनी कम है कि आर्कटिक सागर में गिरने वाली नदियाँ यहाँ दलदल बनाती है। यह मुख्यतः ओब, येनेसी या तथा लीना नदियों द्वारा मैदान निर्मित होते हैं। ये निर्मित मैदान हैं। हाँ, एशिया महादेश की एक और धरातलीय विशेषता है। पूरब एवं दक्षिण पूरब के महासागरों व सागरों में द्वीप समूह की विस्तृत श्रृंखलाएं दक्षिण पूर्व भागों में हैं। ये आपको याद रखने हैं। आगे चलेंगे। यहाँ पर क्रियाकलाप है कि राजू और उनकी दीदी बीच में जो है एशिया के बारे में वार्तालाप करते, महत्वपूर्ण नोट जो हैं बात करते हैं। ये देख सकते हैं आपको हिंद महासागर का क्षेत्र। ये देखिए, ये हिंद महासागर में आपको अरब सागर मिल रहा है। ये बंगाल की खाड़ी है। ये पटकोई, अराकाना योमा और लिंग शाना, ये इधर देखेंगे तो ये हिमालय का क्षेत्र है। ये हिमालय का
ये कुन्नुन है, ये काराकोरम है, ये पामीर का पठार, जो पामीर का गाँठ में देखेंगे कौन-कौन आता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पामीर के गाँठ में कौन-कौन? ये सुलेमान दिख रहा है आपको, ये हिंदकुश पामीर के गाँठ में, और ये है कौन? तेंसान और कुनलुन और काराकोरम और हिमालय। ये सारे देख रहे हैं, ये पामीर के गाँठ में ही कौन आता है? हिमालय। तो हिमालय कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ तक, इसी से निकला हुआ है। और ये कुनलुन भी है और काराकोरम भी है थोड़ा-सा, और यहाँ पर तेंसान भी है। ये जो है चीन की ओर जाता है। यहाँ पर देखेंगे सुलेमान है, और इधर देखेंगे तो हिंदुकुश है, ये गाँठ हैं। इधर गाँठ देखेंगे किसका है? तो अर्मीनिया का गाँठ है। अर्मीनिया का गाँठ जो है किस-किस के जो है संयोग से है, मतलब श्रेणी किसका-किसका है? तो संयोग श्रेणी आपका जो है यहाँ पर दिख रहा है, एल्बुम एल्बुल्ज है, और जो ये देख रहे हैं जेप्रोस, और ये जो है पांटिक, टारस, ये सारे जो हैं किसके हैं? तो ये सारे के सारे अल्मीनिया के हैं। और हमने ज़्यादातर आपसे जो है पामीर के गाँठ के बारे में पूछता है कि कौन-कौन सा है? तो हिमालय है, सुलेमान है, हिंदुकुश है, और जो है कुनलुन है, काराकोरम है, और तेंसान है। ठीक है? आगे हम चलेंगे, पामीर गाँठ और पर्वतों की हम जो है मानचित्र यहाँ पर देख सकते हैं। ये मानचित्र आपका किसका है? पामीर के गाँठ हमने बता दिया, और पर्वतों के मानचित्र भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे पर्वतों के मानचित्र हैं। ये पर्वत है, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे पर्वत हैं। चलिए, अब आगे है कि जापान जो है कोई छोटे-छोटे द्वीपों का समूह क्या है? जापान कई छोटे-छोटे द्वीपों का समूह है। इन द्वीपों की विशेष जो है मुख्य विशेषता है कि इन पर कई ज्वालामुखी के पहाड़ पाए जाते हैं। क्या है? जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी के पहाड़ पाए जाते हैं। इसमें कई ज्वालामुखी तो जागृत हैं, आज भी क्या है? क्रियाशील हैं। तो कई सुषुप्त भी हैं, मतलब सुषुप्त मतलब अभी भी ये थोड़ा लग रहा है कि चल रहा है। राजू ने सहमति से सिर हिलाया। दीदी, एशिया महादेश के बारे में आप तो बहुत कुछ जानती हैं, राजू ने कहा। अब राजू अगले दिन तुम्हें और भी बातें बताऊंगी। यह कहकर दीदी काम में लग गई। राजू भी अपने यादाश्त और समझ के आधार पर अपने नोटबुक में सुनी सुनाई बातें नोट करने लगा। यहाँ पर देखेंगे अब जलवायु वनस्पति एशिया महादेश की कैसे हैं। देखेंगे अब हम जलवायु वनस्पति। तो अगले दिन मौका देखकर राजू दीदी के पास जा बैठा। राजू को आया देख दीदी ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम एशिया के बारे में जानना चाहते हो। पहले बताओ कि सही, कल मैंने क्या बताया था? तो कल जिसने मतलब कि जो भी बातें उन्होंने सीखी थी वो पूछा जा रहा है। आगे लिखा गया है कि राजू ने वह सब बता दिया जो उसकी दीदी ने बताया था। दीदी बहुत खुश हुई, और राजू ने कहा, आज मैं तुम्हें एशिया और जो यहाँ पर राजू ने कहा कि आज मैं तुम्हें एशिया की जलवायु के बारे में बताती हूँ। दीदी ने कहा, तो आज जो है एशिया की जलवायु। तो राजू सचेत होकर बैठ गया। दीदी कहने लगी, एशिया महादेश की जलवायु काफ़ी विविधता है। इसी महादेश में सर्वाधिक ठंडा प्रदेश और सर्वाधिक गर्म प्रदेश तो पड़ता ही है। सबसे आर्द्र और सबसे शुष्क क्षेत्र भी पाए जाते हैं। कहाँ पर सबसे ठंडा, कहाँ पर सबसे गर्म? तो एशिया में। आर्द्र कहाँ सबसे ज़्यादा, सबसे कम? तो एशिया में। इस महादेश का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है। समुद्र तल से समुद्र तट से स्थलीय भाग की दूरी काफ़ी है, और इसीलिए महाद्वीपता की स्थिति पाई जाती है। एशिया के उत्तरी भाग की जलवायु अत्यंत ठंडी है। ये जो ऊपर का भाग जो है क्या है? ठंडा है। यह जो है रूस स्थित बर बर ख्वाइशांक ख्वाइशांक्स का तापमान लगभग जो है 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। कितना? 90 डिग्री तक, 90 माइनस में। बरख्यान्स्क बरख्यान्स्क का तापमान जो है वो कितना पहुंच जाता है? तो -90 डिग्री पहुंच जाता है। यहाँ पर जानकारी कुछ दी गई है कि समुद्र से अधिक दूरी के कारण समुद्र से अधिक दूरी के कारण समुद्र के सम प्रभाव का अभाव महाद्वीपीय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो समुद्र से अधिक दूरी के कारण समुद्र के समप्रभाव का अभाव क्या कहलाता है? महाद्वीपता कहलाती है। इसमें जाड़ा अधिक
ठंडा और गर्मी जो है अधिक गर्म होती है। यहाँ पर याद रखना है कि इसमें जाड़ा अधिक ठंडा और गर्मी अधिक गर्म होती है। गर्मी क्या होता है? अधिक गर्म होता है और जाड़ा क्या होता है? अधिक ठंडा होता है। इसमें दैनिक एवं वार्षिक तापांतर अधिक होता है। दैनिक और वार्षिक क्या होता है? तापांतर दोनों अधिक होता है तथा समुद्र से दूरी के कारण नमी युक्त हवाएं यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते क्या होती है? शुष्क हो जाती है। इसीलिए यहाँ वर्षा अपेक्षाकृत कम पड़ता है। दूरी है इसीलिए जो है यहाँ पर समुद्र की हवाएं नहीं पहुँच पाती है। आगे है, बाप रे! इतनी ठंड राजू अनायास बोल पड़ा। दीदी मुस्कुराते हुए बोली, अरे सबसे गर्म प्रदेश मित्रावा। कहाँ? मित्रावा कुवैत एशिया में ही है। सबसे गर्म प्रदेश कहाँ? तो एशिया में कुपात्रा सॉरी मित्रावा कुवैत में है। और सबसे ठंडा कहाँ पर है? तो रूस में। और कौन सा था सबसे ठंडा? तो बरख्यान्स्क। बरख्यान्स जो 90 माइनस में चला जाता है डिग्री सेल्सियस में। और सबसे जो है आपको गर्म कहाँ था? कुवैत में। कुवैत में जो मित्रावा जगह है, प्रदेश है। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु खुशनुमा है। यहाँ अधिकांशतः मौसम गर्मी का रहता है। गर्मी का मौसम रहता है। दक्षिणी पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु। सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र भी यहीं पाया जाता है, दक्षिणी पूर्व एशिया में। जबकि दक्षिण में भूमध्य रेखा के समीप विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। कहाँ? तो भूमध्य रेखा जो है, ये भाग जो है बीच वाला, यहाँ पर विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। राजू गंभीरता से दीदी की बातों को सुन रहा था। दीदी ने बातें आगे बढ़ाई। एशिया के पूर्वी हिस्से की जलवायु समुद्र की समीपता से प्रभावित है। यहाँ गर्मी के बाद अधिक वर्षा होती है। क्या होता है? जो पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया का पूरा भाग, यहाँ पर गर्मी होती है तो अधिक वर्षा होती है। सितंबर में जो है यहाँ भीषण तूफान चलते हैं, जिसे टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम टाइफून, जो सितंबर के समय में यहाँ पर तूफान चलता है उसको टाइफून के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में महासागरीय धारा क्यू रेशियो बहती है। महासागरीय धारा का क्या नाम है? तो क्यू रेशियो कहा जाता है, जो बहती है। इसमें उत्तर का जो ऊपर का तटीय भाग है से ठंडी जलधारा आकर मिलती है, जो आसपास के क्षेत्र का तापमान काफ़ी कम कर देती है। यह जलधारा क्यूराइल नाम से जानी जाती है। जो ऊपर से उत्तर से आता है ठंडा जलधारा, वो क्या होता है? क्यूराइल नाम से जाना जाता है। जलधारा को कोई क्यूराइल कहते हैं। जहाँ ठंडी व गर्म धारा जो है मिलती हैं, जहाँ ठंडा और गर्म जल धाराएँ मिलती हैं, वहाँ दोनों के संपर्क से घना कोहरा छाया रहता है। जहाँ गर्म और ठंडा दोनों जलधारा मिलता है, वहाँ क्या होता है? घना कोहरा छाया रहता है। लेकिन यह मछलियों के लिए अनुकूल होती है। आपको याद रखना है, मछली के लिए अनुकूल क्या है? गर्म और ठंडा जलधारा जहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर मछली आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि इनमें प्लैंकटन नामक के सूक्ष्म पौधे काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। कौन पौधे? तो प्लैंकटन नामक के पौधे, जिन्हें मछलियाँ क्या करती है? बड़े चाव से खाती है। इसीलिए यहाँ मछलियाँ बहुतायत पाई जाती है। कहाँ? तो जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं। आगे चलेंगे। आज जो है, अच्छा राजू, बायोम के बारे में क्या जानते हो? दीदी ने पूछा। राजू चुप। तो धरती और आकाश के बीच जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। बायोम किसको कहते हैं? धरती और आकाश के बीच जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु को सम्मिलित रूप से बायोम कहा जाता है। एशिया में जो है प्रायः सभी प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। ये सभी एक पारितंत्र में शामिल हैं। एशिया का एकदम से उत्तरी भाग, जो टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। उत्तर का भाग क्या कहलाता है? टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। वहाँ टुंड्रा और टेंगा होता है, टुंड्रा और टेंगा। तो यहाँ पर देखेंगे एशिया का जो है, एशिया का एकदम से उत्तरी भाग को टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। वहाँ घास, काई और अन्य छोटे-छोटे पौधे पाए जाते हैं। रेडियर यहाँ का मुख्य पशु है। कहाँ का? टुंड्रा का रेडियर, ये देख सकते हैं, मुख्य पशु पाया जाता है। रेडियर यहाँ का मुख्य पशु है। दीदी कहते हुए दीदी ने रेडियर का चित्र दिखाया, ये देख सकते हैं चित्र। राजू उत्सुकता पूर्वक चित्र देखने लगा। दीदी ने फिर राजू का ध्यान खींचा और कहा, देखो कौन धारी वृक्ष, ये टुंड्रा प्रदेश के दक्षिणी में टेंगा वन में स्थित है। क्या है? तो ये
टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण भाग में टेंगा वन क्षेत्र में मिलते हैं। टेंगा वन क्षेत्र में इस क्षेत्र में स्प्रूस, लांच, फर आदि नुकीली पत्तियों के वृक्ष मिलते हैं। इन्हें कोनधारी वन कहते हैं। जो नुकीला होता है उसको कोनधारी कहते हैं। कौन कौन सा वृक्ष है? तो स्प्रूस है, लार्च है और फर है। यहाँ के पशु लोमड़ी, सील, मिंक ये सब हैं। इससे दक्षिणी के क्षेत्र में चौड़ी पत्तों वाले और नुकीले पत्ते वालों दोनों ही प्रकार के वृक्ष मिलते हैं दक्षिण के भाग में इससे, और इसीलिए इसे मिश्रित वन कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मिश्रित वन भी कहते हैं। एशिया के उत्तर के अंदर प्रदेशों में जंगल धीरे-धीरे घास के मैदान में समाहित हो जाता है। कहाँ? तो एशिया के उत्तर में। यहाँ देखिए कि समशीतोष्ण घास का मैदान स्टेपी घास का मैदान कहलाता है। इस प्रदेश का मुख्य पशु बारहसिंगा है। एशिया के दक्षिणी पश्चिमी व उत्तर मध्य जो कि मंगोलिया के अंदर के प्रदेशों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ छोटे कांटेदार, मोमी, चिकनी पत्तियां वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। महादेश के दक्षिणी पश्चिमी में अरब और थार उष्ण मरुस्थल कहाँ? दक्षिण पश्चिम में। तो यहाँ पर उष्ण मरुस्थल है। तो मध्यवर्ती हिस्से में गोबी और तिब्बत का शीतोष्ण मरुस्थल है। जो यहाँ पर देखेंगे ऊपर का भाग यहाँ पर गोबी और तिब्बत है, तो यहाँ का भाग जो है उष्ण मरुस्थल का क्षेत्र है। शीतोष्ण पर्वतीय भाग में याक प्रमुख पशु है। कहाँ? शीतोष्ण में। उष्ण मरुस्थल में ऊँट ऊँट प्रमुख पशु है। कहाँ? उसमें जो राजस्थान थार के क्षेत्रों में, जिसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। किसको? तो ऊँट को। यह पशु कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। दक्षिण एशिया में मानसूनी वन पाए जाते हैं। कहाँ? दक्षिण एशिया में मानसूनी वन पाया जाता है। यहाँ साल, चंदन, सागमान जैसे कुछ उपयोगी वृक्ष मिलते हैं। हाथी यहाँ का विशिष्ट पशु है। कहाँ का विशिष्ट? तो दक्षिण एशिया मानसूनी वन में। आगे है कि उत्तर पूर्वी एशिया में अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु मिलती है। कहाँ? उत्तर पूर्वी में। इसीलिए यहाँ शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। एशिया के एकदम दक्षिण भाग में जहाँ विषुवतीय रेखीय जलवायु है वहाँ विषुवतीय रेखीय वन पाए जाते हैं। यहाँ काफ़ी सघन, ऊंचे एवं छतरीनुमा आकार के वृक्ष पाए जाते हैं। धरातल लता वितानों से भरा रहता है, इसलिए सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुँच पाती है। कहाँ पर नहीं पहुँच पाती है? तो ये छतरीनुमा आकार के वृक्ष जो पाए जाते हैं, जो सघन होते हैं, ऊंचे होते हैं, लता वितानों से भरा रहता है और यहाँ पर आपको सूरज की रोशनी नहीं आती है। तो इसीलिए इन्हें जो है अंधेर वन भी कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अंधेर वन भी। चूँकि यहाँ सघन वन होते हैं अतः सूर्य की किरणें उन तक नहीं पहुँच पाती। फलतः लता वितानों में सूर्य की किरणों तक पहुँचने की होड़ रहती है होड़ होती है, जिसके कारण ये काफ़ी लंबे और ऊँचे होते हैं। अतः जो है फाँदने वाले जो है पशु हैं जैसे लंगूर, बंदर आदि यहीं पर जो है जहाँ सघन वन है वहाँ पाया जाता है, जिसके कारण ये काफ़ी लंबे एवं ऊंचे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं लंबे ऊंचे वनों पर लंगूर और बंदर। यह हमारे एशिया महादेश के जो है जलवायु एवं वनस्पति संबंधी विभिन्नता हैं। इतना कहकर दीदी ने राजू को गाल थपथपाया और आज इतना ही कहकर दीदी उठ गई। आज भी राजू जो है एशिया महादेश के इन विभिन्नताओं के बारे में जानकर खुश हुआ। आगे देखेंगे। आगे है अब जनसंख्या। राजू अगले दिन स्कूल से वापस लौटते ही दीदी से मिला और बोला, दीदी आज हमारे स्कूल में विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन किया गया और लेख पेंटिंग की प्रतियोगिता भी हुई। हमारे शिक्षक ने बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव भी बताए और जनसंख्या कम करने के प्रति सजग रहने को भी कहा। हमने अपने देश महादेश को जनसंख्या विस्फोट से बचाना चाहिए। हमें जो है अपने देश महादेश को जनसंख्या विस्फोट से बचाना चाहिए। दीदी बोली, राजू तुम्हें मालूम है कि अपने एशिया में रहने वाले लोगों की यदि मानव श्रृंखला बनाई जाए तो विषुवत रेखा पर
विषुवत रेखा पर वह 100 बार बनेगी। कितना? तो पूरा मानव श्रृंखला जितना लोग रह रहा है एशिया में, अगर बनाएँगे तो विषुवत रेखा पर कितना 100 बार जो है इसको हम बना देंगे। चीन और भारत तो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। एशिया महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने के कारण ही मानव इसे जो है मानव का घर कहा जाता है। होम ऑफ मैन किसको कहते हैं? एशिया को कहते हैं मानव का घर। और यहाँ जीवन प्रत्याशा भी एशिया महादेश के जापान में सबसे अधिक पाई जाती है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा जीवन है, ज़्यादा लोग जिंदा रहते हैं ज़्यादा उम्र तक, तो वो जापान का देश है। जनसंख्या अधिक होने के बाद भी मज़ेदार यह है कि कई ऐसे स्थान जहाँ बहुत कम मानव निवास करते हैं और कई स्थान ऐसे जहाँ काफ़ी जनसंख्या निवास करती है। एशिया के जनसंख्या वितरण के मानचित्र देख ले और यह बात जो है ये देख सकते हैं एशिया के जो हैं स्पष्ट हो जाती है कि हम जब देखेंगे कि एशिया यहाँ पर आप पढ़ लेंगे तब देखेंगे चित्र को। एशिया एवं पूरब के तटीय क्षेत्र में घनी आबादी है, इसके विपरीत पूरब के तट में और दक्षिण एवं पूरब के तटीय क्षेत्रों में, और इसके विपरीत एशियाई रूस में जनसंख्या क्या है? काफ़ी कम है। और हाँ, जनसंख्या के बंटवारे में भी मज़ेदार बात है कि सिंगापुर शहर की 100% आबादी शहरों में रहती है। कहाँ रहती है? शहरों में रहती है। तो इसके उल्टा भूटान में 93% जो लोग हैं वो गाँव में रहते हैं। कहाँ? 93% लोग गाँव में। अरे यह तो बड़ी मज़ेदार बात है, राजू बीच में बोल उठा। हाँ, जनसंख्या के इस शहरीकरण को ऐसे भी समझ लो राजू, यह कहकर दीदी ने आलेख बनाया। उससे पहले हम ऊपर देखेंगे और आपको जनसंख्या के मानचित्र को देखने यहाँ पर हम थोड़ा-सा देखिएगा चित्र। ये जो बिंदु-बिंदु दिख रहा है ना, ये बिंदु-बिंदु अरब का जो अफ्रीका के बगल का जो क्षेत्र है, एशिया का मध्य भाग है। तो यहाँ पर आपको 10 से कम जो है प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। 10 से 50 प्रति वर्ग किलोमीटर आपको इस क्षेत्र में रहता है, जो कि भारत के ऊपर में आपको कहाँ पर है? तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कतर और जो है इराक, इन सारे क्षेत्रों में। इराक में तो 50 से 100 रहता है, 50 से 100। भारत में देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा आपको देखने को और चीन के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। ये ऊपर का क्षेत्र क्या है? चीन का है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये क्या है? रूस का क्षेत्र है। और ये क्षेत्र देख सकते हैं, ये क्षेत्र में 200 से 300 लोग रहता है। और ये भी क्षेत्र में जो है आपको चीन का क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी चीन के क्षेत्रों में आपको कितना लोग? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जो कि 500 से अधिक का क्षेत्र यहाँ पर देख सकते हैं। ये भारत के क्षेत्र में, भारत और चीन के जो हैं क्षेत्र हैं, यहाँ पर 500 से अधिक लोग 1 किलोमीटर में रहता है। यहाँ पर भी आपको चीन के बगल दक्षिण चीन सागर के, और यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, ये जापान है, जापान में। तो यहाँ पर आपको 500 से ज़्यादा लोग रहते निवास करते हैं। श्रीलंका में भी आपको देखने को मिल रहा है 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं किलोमीटर में। चलिए, अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, इसको भी देख लेंगे। देखिए, दक्षिण एशिया के 8 महत्वपूर्ण देशों का संगठन सार्क कहलाता है। क्या है? दक्षिण एशिया के 8 महत्वपूर्ण संगठन देश है, जिसको क्या बोलते हैं? सार्क बोलते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र यह सहयोग संगठन, इसका क्या नाम है? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मतलब सार्क की स्थापना 1985 में हुई। कब हुई? सार्क की स्थापना 1985। कितने देश? 8 देश। इसका मुख्यालय कहाँ है? केरल, सॉरी, इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में। कहाँ पर? इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में। सार्क में कौन-कौन सा देश आता है? तो भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफ़गानिस्तान, मालदीव के सदस्य शामिल हैं। सार्क में कौन-कौन से? भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो आपके बगल के जो हैं उसके 7 याद रखेंगे, 7। और एक जो है श्रीलंका है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, भारत, मालदीव। ये सारे जो है, मालदीव थोड़ा बीच में यहाँ पर है। तो बाहर देखते हैं तो ये मालदीव है यहाँ पे। तो यहाँ पर यह पूरा 6-7 तो ये हो गया जो अपने राज्य से सीमा लगाते हैं और अपने मतलब देश से सीमा लगाता है। और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? एक मालदीव हो जाएगा, ठीक है? टोटल मिलकर बनाते हैं क्या? तो सार्क का निर्माण करते हैं, मतलब दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन।
आगे चलेंगे, यहाँ पर जो है ग्राफ देखेंगे, आलेख। आलेख में है कि दक्षिण एशिया में 5%, दक्षिण पूर्व एशिया में कितना, तो 43% जनसंख्या है, और दक्षिण पश्चिमी एशिया में कितना है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया में टोटल 73% जनसंख्या निवास करता है। बहुत ही जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया बोलिएगा, सबसे कम कहाँ, दक्षिण एशिया में, और उससे बाद कौन, तो दक्षिण पूर्व एशिया में, सबसे ज़्यादा दक्षिण पश्चिम एशिया में। देखिए, राजू ने गौर से देखा, कहा दीदी इसे देखने से स्पष्ट होता है कि दक्षिण एशिया की कुल आबादी 29% की जो है शहरीकरण हुआ है। कितना, तो 29% का शहरीकरण दक्षिण एशिया का हुआ है, जबकि दक्षिण पश्चिमी एशिया की 2/3 आबादी शहरी है। दक्षिण पश्चिमी एशिया की 2/3 क्या है, आबादी शहरी है। बिल्कुल ठीक कहते हुए दीदी ने राजू की पीठ थपथपाई, लेकिन दीदी राजू ने संशय जाहिर की, जनसंख्या का वितरण और शहरीकरण में इतना असमानता क्यों है? तो तुम्हारा प्रश्न ठीक है। देखो, जलवायु, मिट्टी, जल की उपलब्धता आदि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। यहीं यातायात, संचार के साधन, औद्योगिक विकास, रोजगार के साधन, नागरिक सुविधाएं इत्यादि शहरीकरण के विकास को प्रभावित करती है। हाँ, ये बात तो है। अपन दीदी अपने ही मोहल्ले के कई लोग तो नौकरी के लिए अपने जो है नौकरी के लिए बड़े शहरों में चले गए हैं, राजू बोला। हाँ दीदी, हाँ दीदी ने सहमति में सिर हिला दी। राजू, जनसंख्या के अत्यधिक बढ़ जाने के कई जो है समस्याएं पैदा होती हैं। एशिया महादेश के 70% लोग कृषि से ही जीविका प्राप्त करते हैं। कितना, 70%। कृषि भी लगभग परंपरागत ढंग से होती है, जो है, अतः बढ़ती हुई जनसंख्या का निर्वाह मुश्किल होता जा रहा है। जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है और भूमि पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर भी पड़ता है। हाँ दीदी, इसीलिए तो सरकारें भी छोटे परिवार रखने की कहती हैं। एक जो है छोटा परिवार खुशी परिवार, हम दो हमारे दो, बहुत सारे स्लोगन जो हैं दिए गए हैं, ये जो है जनसंख्या को कम करने के लिए। यहाँ पर देखेंगे सांस्कृतिक विविधता क्या है, सांस्कृतिक विविधता, तो एशिया महादेश की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जो है सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, और पहचान के बारे में भी बताइए। राजू ने उत्सुकता से जाहिर की, उसके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगी, कहकर दीदी ने राजू को वहां से जाने का इशारा दिया। राजू भी आदर के साथ उठकर चला गया। अगले दिन राजू को दीदी ने बुलाया और उसके हाथ में एक किताब थमा दी, कहा इसको पढ़ो, इसमें एशिया की सांस्कृतिक झलक मिलेगी। राजू किताब पाकर खुश हुआ, किताब लेकर पढ़ने लगा। पहले पन्ने के शीर्षक में क्या लिखा था, शीर्षक था एशिया महादेश की सांस्कृतिक विविधता व परिवेश। उसने पढ़ना शुरू किया। एशिया महादेश की संस्कृति में कला, संगीत, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान विविधताओं से भरा हुआ है। विभिन्न धर्मावलंबी दर्शन और संप्रदाय यहाँ की संस्कृति की विशेषता है। विश्व के सभी धर्मों की उत्पत्ति इसी महादेश की धरती से हुई है। विश्व के सभी धर्मों की उत्पत्ति कहाँ से, इसी देश महादेश से, एशिया से। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध मतावलंबियों की प्रमुखता है, और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास इसी महादेश की नदी घाटियों से हुआ है। दजला फुरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पर है, ददला फुरात नदी घाटी कहाँ पर, तो ददला फुरात नदी घाटी इराक में है, और इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर, इराक में, और सिंधु घाटी की सभ्यता भारत और पाकिस्तान में, और हांगहो नदी सभ्यता कहाँ पर, चीन में। ये सभी एशिया महादेश में ही विकसित हुए। इतनी सारी सभ्यताओं देखेंगे तो इतनी सारी सभ्यताओं का एक महादेश में उत्थान और पतन एक अभूतपूर्व घटना है। इसलिए तो एशिया महादेश को सभ्यताओं का पलना, क्या कहते हैं, सभ्यताओं का पलना, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। और जलवायु की विभिन्नता के कारण इस महादेश में विभिन्न निर्जातियाँ पाई जाती हैं। इन निर्जातियों ने पहाड़ों, मरुभूमि, घास के मैदान, जंगल, नदी घाटियों में बड़ी कुशलता से अपना समायोजन किया है। कुछ निर्जातियां
समूह शिकारी एवं संग्राहक हैं, तो कुछ ऋतु प्रवास को अपनाते हैं। मैदानों व नदी घाटियों में कृषक समाज में परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि के तरीकों को समन्वित रूप से अपनाया गया है। और जैसे कि जापानी कृषि 20वीं सदी से एशियाई राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की लहर भी दौड़ी, इसीलिए एशियाई राष्ट्र उपनिवेशवाद से मुक्त हुए। अपने औपनिवेशिक काल के दौरान पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभाव से यहाँ सांस्कृतिक बदलाव भी आए। यही कारण है कि सिंगापुर, हांगकांग जैसे क्षेत्र पूर्णतः यूरोपीय शैली में शहरीकृत हुए हैं। यहाँ जो है धान यहाँ की प्रमुख फसल है। मछली की मुख्य आहार है। मछली भी क्या है, यहाँ के मुख्य आहार हैं। सुशी जापान का प्रमुख पकवान है। क्या है, सुशी जो है जापान का प्रमुख पकवान है, मतलब व्यंजन है खाने का। जापान, कोरिया या एवं वियतनाम के लोग लकड़ी की 2 पतली डंटियों के सहारे भोजन करते हैं। कहाँ के लोग? जापान, कोरिया और वियतनाम के लोग। जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि देशों में उँगलियों से खाना खाते हैं। और प्राकृतिक विविधताओं ने एशिया में कई संस्कृति को जन्म दिया, इसीलिए इस महादेश को कई सांस्कृतिक उप प्रदेशों में बांटा जाता है। हम देखेंगे पूर्वी एशिया को। पूर्वी एशिया में इसके अंतर्गत चीन, जापान, ये आपको ये से बांटिए। ये आता है पूर्वी एशिया, और ये पश्चिमी एशिया, ये आपका इधर आता है मध्य एशिया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि पूर्वी एशिया में कौन आता है, तो पूर्वी एशिया के अंतर्गत जो आता है चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया जैसे महत्वपूर्ण देश हैं। ऐतिहासिक रूप से इस संपूर्ण इलाके में चीन का प्रभाव रहा है। यहाँ बौद्ध धर्म और ताओवाद की प्रभुता है। जीवन पर कन्फ्यूशियस के दर्शन का प्रभाव झलकता है। चीनी लिपि विश्व की सबसे पुरानी लिपि है। इसका जो है प्रभाव जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया की भाषा पर भी पड़ता है। और यह जो है इस क्षेत्र में लोगों का एक दूसरे के जुड़ाव का महत्वपूर्ण कारक है। आगे देखेंगे दक्षिणी एशिया। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से आते हैं, तो इस क्षेत्र में प्रमुख कौन है, तो भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है एवं श्रीलंका है, तो है ये नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है। ये दक्षिण एशिया में आते हैं। यह हिंदू धर्म के अलावे बौद्ध धर्म, जैन, सिख आदि संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ है। दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा उत्तरी श्रीलंका में द्रविड़ संस्कृति एवं भाषा पाई जाती है। लोगों के वेशभूषा एवं खान पान में भी अंतर देखा जाता है। उधर बांग्लादेश और पाकिस्तान के पश्चिम बंगाल में भी सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलती है। भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों के अलावा नेपाल, भूटान देशों में समान सांस्कृतिक परिवेश दिखाई पड़ता है। इंडो आर्यन भाषा पाकिस्तान, यहाँ पर देखें इंडो आर्यन भाषा पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में बोली जाती है। तिब्बत बर्मन भाषा उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में बोली जाती है। कौन? तो तिब्बत बर्मन। ये यहाँ से ऐसे भारत का नक्शा देखेंगे तो ये तिब्बत बर्मन भाषा बोली जाती है, जो कि उत्तर और उत्तरी पूर्वी भारत में। और जो है इंडो आर्यन कहाँ बोला जाता है, तो श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल में बोली जाती है। नेपाल में इंडो आर्यन बोला जाता है। अब देखेंगे आपका है दक्षिणी पूर्व एशिया। तो इसके अंतर्गत म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, कंप्यूजिया, मलेशिया, सिंगापुर, पूर्वी तिमोर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया आता है। ऐसे देखेंगे तो ये आपका जो है ये आपका क्या है, हिंद महासागर। और दक्षिण पूर्वी एशिया है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व एशिया यहाँ पे। तो ये जो क्षेत्र है ये इधर का क्षेत्र, ये क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो म्यांमार आता है, फिलीपींस आता है, फिलीपीन और थाईलैंड और लाओस, कंबोडिया और मलेशिया, सिंगापुर, पूर्वी तिमोर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। ठीक है।
और यहाँ पर देखेंगे यह प्रदेश भारत और चीन की संस्कृति तथा धर्म से बहुत अधिक प्रभावित है। दक्षिण पश्चिम एशिया से यह प्रदेश इस्लाम और ईसाई धर्म से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। कहाँ? दक्षिण पश्चिम एशिया, जो कि बहुत किससे प्रभावित होता है? तो हमने दक्षिण पूर्व के बारे में देखा, तो दक्षिण पूर्व एशिया जो दक्षिण पश्चिम एशिया जो है वो किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है, यहाँ पर देखेंगे, जो ईसाई धर्म से और इस्लाम से ये अधिक प्रभावित होता है। उपनिवेशवाद के कारण यहाँ पाश्चात्य सभ्यता का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण फिलीपींस है, जो अमेरिका और जो है स्पेन के विदेशी शासन से प्रभावित था। रहा किससे? अमेरिका और फिलीपींस से। और स्पेन, जो फिलीपींस जो है ये अमेरिका और स्पेन के विदेशी शासन से प्रभावित था। देखेंगे यहाँ से इस क्षेत्र की आम विशेषता जो देखने को मिलती है, यह है मचान पर बना हुआ घर। दूसरी विशेषता है धान के खेत और नृत्य भी जो है यहाँ का एक खास विशेषता है, जिसमें हाथ और पैरों का लयात्मक गति की जाती है। ये याद रखना है, मूवमेंट जो होता है वो कैसा होता है? लयात्मक होता है, रेथमिक होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ की कला एवं साहित्य भी हिंदू, चीनी, बुद्ध एवं इस्लाम के साहित्य से प्रभावित है। अगला है पश्चिमी एशिया। यह क्षेत्र बहुत सारे देशों को समाहित किए हुए है। यह क्षेत्र इस्लाम, ईसाई, जूडाइज्म का ऐतिहासिक जन्म स्थान रहा है। यहाँ जो है आज यहाँ इस्लाम धर्म की प्रधानता है। लगभग 90% लोग क्या हैं? इस्लाम है पश्चिम एशिया में। और सांस्कृतिक रूप से यह जो क्षेत्र क्या है? तुर्क, अरब और ईरानी है। क्या? तुर्क, ये जो क्षेत्र देखते हैं भारत के बगल से, पाकिस्तान के बगल में आपको ये सारे देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? पश्चिम एशिया है। इराक एक ऐसा अद्भुत देश है जहाँ ये तीनों संस्कृतियाँ एक साथ पाई जाती है। अधिकांश अरब देश मरुस्थल है और यहाँ खानाबदोश पाए जाते हैं। आधुनिक बड़े-बड़े शहर भी बालू का स्तूप पर स्थित है, बालों के स्तूप पर स्थित है, जिसका बहुत उदाहरण अबू धाबी, अम्मान, रियाद, दोहा और मस्कत है। अतानोल अनातोलिया का पठार जो तुर्की में पाया जाता है। कहाँ पे? तो तुर्की में। यहाँ समशीतोष्ण किस्म की जलवायु पाई जाती है और इसके तटीय हिस्से में सुस्पष्ट भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। ईरान के पठार में विभिन्न किस्मों की धरातल हैं। ईरान के उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र है। इस पर मरुस्थलीय स्टेपी और उष्णकटिबंधीय जंगल के कैस्पियन सागर की दिशा में पाए जाते हैं। पश्चिमी एशिया का खान-पान बहुत देशों की संस्कृति का मिला-जुला रूप है। इसमें अरब, तुर्की, उत्तर अफ्रीका और ईरान आदि के खान-पान सम्मिलित है। यहाँ का खाना विविध और गरिष्ठ है। यहाँ का साहित्य भी बहुत धनी है, जिसमें अरबी, तुर्की और ईरानी साहित्य का वर्चस्व है। 1001 अरेबियन नाइट यहाँ की अत्यंत प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है। क्या है नाम? 1001। अब देखेंगे मध्य एशिया। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत बार जो है पूछा जाता है। मध्य एशिया से क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार पूछता है। देखते हैं क्या है मध्य एशिया। मध्य एशिया के बारे में तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है मध्य एशिया में। तो इसमें जो है मुख्यतः पहले के सोवियत समाजवादी गणराज्य के 5 प्रदेश सम्मिलित हैं। पहला क्या है? कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख धर्म क्या है? इस्लाम है। मध्य एशिया का ऐतिहासिक महत्व सिल्क रूट, जो कि आप जानते हैं कि मध्य एशिया का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो सिल्क रूट के कारण बढ़ जाता है। यहाँ की महत्व जो है संस्कृति एकदम अलग और विविधता से भरी है। यह ऐतिहासिक काल के जो है विभिन्न लोगों द्वारा जीता जाता रहा है, जैसे मंगोल, ईरानी, टार्टर, रूसी इत्यादि। यहाँ की संस्कृति चीन, दक्षिण एशिया, ईरान, अरब, तुर्की और मंगोल संस्कृति से प्रभावित है। इस क्षेत्र के स्टेपी घास के मैदान के निवासी खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ का संगीत बहुत ही मधुर और पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। यहाँ के खान-पान पर भारत, पाकिस्तान, चीन और जो है अज़रबैजान का काफ़ी प्रभाव दिखाई पड़ता है। सिल्क रूट के कारण यहाँ के साहित्य पर चीन, भारत, ईरान, अरब के साहित्य का भी प्रभाव है।
अब देखेंगे उत्तर एशिया। तो उत्तर एशिया उन क्षेत्र यह क्षेत्र जो है रूस के अंतर्गत उत्तर एशिया का आता है। यह साइबेरिया का भौगोलिक क्षेत्र है। किसका है? साइबेरिया का भौगोलिक क्षेत्र। यह आखेटक एवं पशुचारण अपर्याप्त 2-3 जनजाति हैं। एक है परमाफ्रास्ट जो मृदा में भी हिम बर्फ का जमा होना, ये कारण भूमि जो है कृषि नहीं हो पाती। ये याद रखेंगे। यहाँ आके जो आखेटक एवं पशुचारण अपर्याप्त 2-3 जनजाति हैं। परमाफ्रास्ट जो है फ्रास्ट मृदा में भी हिम बर्फ का जमा होना जो है जमा होता है। इसके कारण क्या होता है? कृषि यहाँ पर नहीं हो पाता है। फिर भी आधुनिक तकनीक की मदद से पश्चिमी साइबेरिया में गेहूं के बड़े-बड़े फार्म विकसित किए गए हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे और खनन कार्यों से यहाँ पर आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव पड़ा है। प्रतिकूल स्थिति के कारण यहाँ जनसंख्या क्या है? कम है, विरल है। अब देखेंगे धार्मिक जीवन एशिया का। तो ये लोटस टेम्पल जो है ये दिल्ली में है। देखेंगे धार्मिक जीवन एशिया महादेश की जीवन शैली पर धर्म का व्यापक प्रभाव है। हिंदू जैन बौद्ध सिख का अभ्युदय एवं विकास भारत में हुआ। जापान और चीन में कन्फ्यूशियसवाद ताओ शिंतो धर्म का अभ्युदय हुआ। अन्य धर्म में बहाई भी प्रमुख है। दिल्ली में बहाई धर्म का एक दर्शनीय लोटस मंदिर है। क्या यहाँ पर है? तो बहाई धर्म। लोटस मंदिर जो देख रहे हैं वो क्या है? बहाई धर्म के लिए प्रसिद्ध है। आज विश्व में 30% मुस्लिम दक्षिण एशिया के पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मालदीव में रहते हैं। विश्व में मुसलमानों की सर्वाधिक आबादी इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। इसके अलावा फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, चीन, रूस में भी बड़ी संख्या में हिंदू मतलब मुस्लिम रहते हैं। इज़राइल देश में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे? यहूदी ही थे। और अफगानिस्तान में बामियान की पहाड़ियों में खोदे बुद्ध की मूर्ति बौद्ध धर्म जो है बौद्ध दर्शन की व्यापकता बताता है। एशिया महादेश में विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग त्योहार और उत्सव बनाए जाते हैं। चीन और जापान में नए वर्ष को बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं। फिलीपींस को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ सालों भर त्योहार बनाए जाते हैं। ईद का त्योहार पूरे एशिया में मुस्लिम उत्साह से मनाते हैं। अब राजू को भूख लग गई, पकवान के बारे में जो है पढ़कर उसे भूख लग जाती है और दीदी धन्यवाद देती है और किताब जल्द ही बंद हो जाता है। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, चीन के माओ त्से तुंग, म्यांमार के आंग सान सू की, जापान के मोइजी, वियतनाम के हो ची मिन्ह, इंडोनेशिया के सुकर्नो, श्रीलंका के सिरामाओ भंडारनायके, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर थी और लिखा था विश्व को अपनी विचारधारा और जीवन दर्शन से प्रभावित करने वाले एशियाई व्यक्ति। राजू उन तस्वीर को गौर से देखने लगा, वह भूल गया कि उसे क्या भूख लगी है। यहाँ पर देखेंगे एक-एक बात यहाँ पर आपको दिया गया है, बहुत बार जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे पहला कि सबसे गर्म स्थान कौन है? मित्रावा कहाँ पे? कुवैत में। सबसे ठंडा कहाँ है? बरखोशांक साइबेरिया रूस में। मीठे जो है पानी का झील कहाँ? बैकाल झील रूस। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला मासिनराम मेघालय भारत में। संसार का छत किसे कहते हैं? तो पामीर पठार को हम कहते हैं संसार का छत। और सभ्यताओं का पलना किसे कहते हैं? एशिया को कहते हैं। उगते सूरज का देश जापान, हाथियों का देश थाईलैंड, अंकोट वाट का मंदिर कंबोडिया में, सबसे लंबी दीवार चीन में, सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कहाँ? खरदुंगला लेह उत्तर जो है मतलब भारत में। कहाँ? उत्तर में है। तो खरदुंगला लेह भारत। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात। समुद्र पर सबसे गहरे जो है सबसे लंबा पुल समुद्र पर चीन का। पूर्व का वेनिस बैंकॉक। ताजमहल आगरा भारत में। सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन चीन। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं हर बार जाते हैं और यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लगभग लगभग हमको तो लग रहा है कि क्वेश्चन
और ज़रूर पूछेगा। आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार जो कॉम्पिटिशन अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक बात और हम आपको कह दें कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से थोड़ा ज्योग्राफ़ी के मायने यहाँ पर देखेंगे तो ज्योग्राफ़ी में जो है एनसीईआरटी में 8 क्लास में दिया गया है, उससे थोड़ा ये आपको बीटीबीसी का जो एससीईआरटी है, इसका बुक थोड़ा अच्छा है। यहाँ पर ज़्यादा जो है जानकारी आपको दी गई है एनसीईआरटी के तुलना में। तो चलिए आपका जो है चैप्टर होता है यहाँ पर समाप्त और क्वेश्चन आंसर करते हैं आके अभी हम, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्या है पहला क्वेश्चन? लिखा गया है कि एशिया के पूर्व में कौन सा एशिया के पूर्व में है? तो आपने पढ़ा था ना एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में आपका कौन है? तो हिंद महासागर है, ऊपर में आर्कटिक है, यहाँ पर आपको क्या है? तो पश्चिम है। तो ये पश्चिम का जो देखे थे ऊपर में यहाँ पर देख ही लीजिए, देखिए यहाँ पर आप देख ही लीजिए, देखिए कहाँ पर क्या है, ये देखिए पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में क्या है? तो यूरोप और अफ्रीका महादेश, और दक्षिण में हिंद महासागर, और उत्तर में आर्कटिक महासागर। हो गया, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, संसार की छत कहलाती है। संसार की छत किसको कहते हैं? ऊपर पढ़े थे ना हम, तिब्बत का पठार, तिब्बत की पठार को संसार का छत कहते हैं। एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु क्या है? दक्षिण भाग, तो दक्षिण भाग का जलवायु कैसा है? शीतोष्ण है। अगला है कि सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश, अभी तो हमने पढ़ा था, सर्वाधिक मुस्लिम वाला जो देश है वो कौन सा है? ईरान है। और वहाँ हांगू नदी किस घाटी सभ्यता में विकसित हुई है? तो चीन में हुई है। किस में? तो चीन में हुई है। आगे देखेंगे, यहाँ पर मिलान भी कर देंगे। देखिए आपका रेंडियर है, रेंडियर क्या हो जाएगा? टुंड्रा, टुंड्रा प्रदेश। कौनधारी वृक्ष ये कहाँ पर था? तो टेंगा में। कौनधारी वृक्ष टेंगा में। और ठंडी जलधारा ये कहाँ था? क्योराइल, क्योराइल में। और त्योहारों का देश किसको कहा जाता है? त्योहारों का देश फिलीपीन, फिलीपीन को त्योहारों का देश कहते हैं। घास का मैदान क्या है? तो स्टेपी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और साइबेरिया तो आप ही जान ही रहे हैं, साइबेरिया उत्तर एशिया, साइबेरिया उत्तर एशिया। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्वेश्चन भी हमने कर दिया। अब आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलिए अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।